नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 10 इंडिया की खास पेशकश में। बदलाव आदमी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पत्रकारिता में हो रहे लगातार बदलावों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया रेडियो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राजशेखर व्यास जी। इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डालते हैं राजशेखर व्यास जी के अब तक के करियर पर। ऑफिशियल डेजिग्नेशन को ग्रेस करने के साथ ही आप जाने माने साहित्यकार भी हैं। 200 से ज्यादा विजुअल डॉक्यूमेंट्रीज आपने बनाई हैं, 80 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हैं, मध्य प्रदेश रत्न सम्मान से आप अलंकृत हैं। राजशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 10 इंडिया पे। राजशेखर जी, पत्रकारिता में लगातार जो है एक बदलाव आता जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका खासा अनुभव रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस तरह से आपने अपने जीवन की शुरुआत की थी तब में और आज में पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या कुछ आप बदलाव महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए, पत्रकारिता हो या दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव होना चाहिए। सिर्फ जिंदा आदमी ही अपने विचार और परिवर्तन की ओर बढ़ता रहता है। मुर्दे लोग अपने न विचार बदलते हैं न परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन अवश्य भावी है, लेकिन वो सकारात्मक हो रहा है कि नहीं, इस पर तुम्हारी चिंता वाजिब है, वो मेरी भी चिंता है। असल में आज़ादी के पहले जिन पत्रकारिता की हम बात करते हैं वो मूल्यों वाली पत्रकारिता थी। गणेश शंकर विद्यार्थी थे, प्रताप, भारत की आज़ादी की जो भी योद्धा हैं, आप गांधी को भी शायद आपकी सारी पीढ़ी की समस्या क्या है जो मुझे दिखाई देती है, खूब अध्ययन का अभाव है। आपको एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। खुद माखनलाल चतुर्वेदी या मोहनदास करमचंद गांधी सब पत्रकार थे, पत्रकारिता से राजनीति में आए हैं। गांधी जी 2 अखबार निकालते थे, यंग इंडिया और एक हिंदी अखबार नवजीवन। जवाहरलाल नेहरू निकालते थे नेशनल हेराल्ड, राजगोपालाचारी निकालते थे कल्की। ऐसे असंख्य अखबारों से लोग पत्रकारिता से या वकालत से आज़ादी की लड़ाई लड़ने आए। अखबार उन दिनों एक मूल्य को लेकर के खोला जाता था। उसका अकबर इलाहाबादी का शेर है ना, खींचो न कमान को न तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए एक हथियार था, पत्रकारिता एक हथियार थी। और फिर वो मूल्यों वाली पत्रकारिता थी, आदर्श वाली पत्रकारिता थी। आदर्श पत्रकार पांडे बेचन शर्मा उग्र के शब्दों में पीर बेबरची भश्ती खर होता था, एक फ़कीर होता था जो भूखा रहे लेकिन मुल्क को जगाता रहे। अब समस्या कहाँ शुरू हो गई? अब पत्रकारिता में और दलाली में फ़र्क करना मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह क्या हुई? देखिए, हमने जब जर्नलिज्म शुरू किया था तो हमारे सामने भी कुछ आदर्श जीवित थे। मैं जब जर्नलिज्म में अपने करियर की शुरुआत कर रहा था तो प्रोफेसर बीजी वर्गीज़, निखिल चक्रवर्ती मैन स्ट्रीम के एडिटर, और जिन्होंने पद्म भूषण लौटा दिया, ऐसे बड़े आदर्श, हमारे खुद के पिता पद्म विभूषण लौटा चुके, वो भी बहुत बड़े पत्रकार थे, विक्रम पत्र के संपादक थे। तो लोग आदर्शों की पत्रकारिता करते थे, सिद्धांतों की पत्रकारिता करते थे और निष्पक्ष होते थे। व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह होते हैं। मेरे पिता के राजेंद्र बाबू से बहुत गहरे संबंध थे, जवाहरलाल जी से बहुत गहरे संबंध थे, पटेल जी से बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन उनके खिलाफ भी पिताजी लिखते थे। और वो लिखते थे कि ये एडिटर विक्रम लिख रहा है, सूर्य नारायण व्यास का इससे कोई संबंध नहीं। तो जो व्यक्तिगत संबंध थे वो बतौर एस्ट्रोलॉजर उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बतौर राइटर बहुत अच्छी दोस्ती थी, हिस्टोरियन। ये जो आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं ना, आपकी अदालत, जनता की अदालत, या हमने शुरू किया था सबसे पहले तो जनवाणी दूरदर्शन ने शुरू किया, जहां हम बड़े से बड़े राजनेता को लाकर एक्सपोज करते थे। उसी के सब ये बिगड़े हुए स्वरूप है, कार्बन कॉपी है। तो पिताजी बहुत साल पहले 1942 में एक प्रोग्राम चलाते थे, एक मैगजीन में सीरीज मंत्रियों के श्रीमुख से, और वो 42 से मैगजीन जो शुरू हुई थी विक्रम, वो 47 के बाद, आज़ादी के बाद उन्होंने राजनेताओं के समक्ष सवाल रखने शुरू किया। आप मानेंगे, जो कश्मीर का मुद्दा आज है, उन्होंने जवाहरलाल जी से पूछा है 47 में कि कश्मीर पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो जवाहरलाल जी कह रहे हैं कि देखिए, ये तो एक ही बार को बार बार उठाना मैं उचित नहीं मानता, अब ये तो मुद्दा खत्म हो गया।
लेकिन पंडित जी का मानना था कि ये नासूर है। खाद्य मंत्री से सवाल पूछते थे, रक्षा मंत्री से सवाल पूछते थे, और उस जमाने में भी ये हुआ। 47 से सीरीज 57 तक चली। 50 में एक राजनेता ने जवाब देने से मना कर दिया और छपा छपा उत्तर भेज दिया, जो हमारे यहाँ लिखते हैं ना राजनेता कि मैं मामले को दिखवा रहा हूँ टाइप। तो पिताजी ने लिखा कि जो जनता के जवाब देने से कतराता है, उसके एक हफ्ते बाद ही उस राजनेता को मंत्री परिषद से निकाल दिया गया। तो पिताजी ने कहा वो अपने आप में खुद ही एक उत्तर बन गए। तो ये उत्तरदायित्व जो जनता के प्रति है पत्रकारिता का, अब वो क्यों लुप्त हो रहा, उस पर आपको विचार करना होगा। कहाँ गिरावट आई? हमने तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जर्नलिज्म किया है। हम लोग 35 mm के दौर से शुरू हुए, 16 mm के दौर से शुरू हुए, लो बैंड से कैमरा शुरू किया, हाई बैंड पे आए, बीटा पे आए, डिजिटल बीटा पे आए, और आज आप 4K पे और मोबाइल पे टेक्नोलॉजी को ले आए हैं। बड़ी बात है। ये परिवर्तन टेक्नोलॉजी में तो हुआ, मूल्यों में भी हुआ, गिरावट आई। अब हुआ क्या कि सेठ लोग चैनल खोलते हैं, सेठ लोग अखबार खोलते हैं अपने लाभ और लक्ष्य के लिए। तो पत्रकार उनके पिछलग्गू बन करके उनकी विचारधारा को, और अच्छा वो उसको नौकरी चली जाएगी उसके बगैर, वो तो आश्रित हो गया ना। हमको पहले एक ज़माने में ये लोग कहते थे आप सरकारी चैनलों के नौकर हो। सरकार तो क्या है, देश है। हम तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं, हम पब्लिक के हैं, लेकिन हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। आज भी आकाशवाणी, दूरदर्शन, अगर आपको समाचार की सही व्याख्या जाननी है तो आज भी आप आकाशवाणी और दूरदर्शन सुनिए, वो समाचार है। अभी क्या है कि बाकी चैनलों में सेठाश्रित लोग हैं, सेठ के अपने कोई निजी मसले हैं, उनको प्रभावित ना हो जाए इसलिए वो चैनलों को भी प्रभावित करता है और चैनल के पत्रकार भी उसकी तरफ सोचते हैं। राजशेखर जी, अक्सर ये देखा जा रहा है कि अब जो है चैनलों को लेकर भी एक अजब सी खींचतान है, एक अलग सी जो है पत्रकारिता की जा रही है। कोई कहता है कि ये चैनल बीजेपी का चैनल है, कोई कहता है कांग्रेस का चैनल है। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है प्रवक्ता भी जो है चैनल पर आने से कतराते हैं। उनको ये लगता है कि ये बीजेपी के पक्ष में रिपोर्टिंग करेगा, ये चैनल निष्पक्ष है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक बहुत अजीब सा बदलाव जो है आता जा रहा है मीडिया के क्षेत्र में। इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है, एक तरफ से अच्छा भी, एक तरफ से बुरा भी। अच्छा यूं कि अब खुलकर लोग अपने विचारधारा के साथ खड़े हैं कि मैं इस विचार का हूं, आपको बुरा लगे या भला लगे, मेरी चैनल पे ये विचारधारा चलेगी। वो एक उसने स्टैंड पकड़ लिया। अब आपको जो उस विचारधारा को पसंद करता हो देखिए उस चैनल को। लेकिन पहले हिडन एजेंडा चलता था, आदमी है किस चैनल का, किस विचारधारा का, ये पता नहीं था। लेकिन मेरा कहना कि पत्रकारिता एक विशेष विचारधारा की प्रवक्ता बनने का नाम नहीं है। पत्रकारिता का लक्ष्य है निष्पक्ष होना, तटस्थ होना, अपने भी खिलाफ समाचार बना सके, वह पत्रकारिता। देखिए एनडीटीवी कई अर्थों में बहुत अच्छा पत्रकारिता करता है और बहुत ही निष्पक्ष पत्रकारिता। लेकिन अगर उनके पत्रकारों के साथ अगर कोई घटना घटे तो क्या उसे दिखाने का वो साहस करते हैं क्या? कि उनके यहाँ भी नौकरी से निकाल दिए गए। उनके यहाँ एक समरेंद्र प्रताप सिंह है, वो मेरा बड़ा छोटे भाई जैसा नौजवान है, उसके साथ कुछ हुआ है, वो उसका पक्ष भी सुने। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते तो अपनी चैनल पे आप अपने खिलाफ भी प्रोग्राम देने का साहस रखिए, वो भी होना चाहिए। लेकिन एक तरफा पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। हालांकि एनडीटीवी को मैं काफ़ी अर्थों में निष्पक्ष मानता हूँ, लेकिन वो बहुत अर्थों में बहुत बायस हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चैनल जो है विशेष बायस हो रहा है, ये चैनल आपको कई बार जी हिंदुस्तानी से आपको लगेगा कि विशेष विचारधारा का प्रवक्ता है, तो आज तक का ऐसा लगेगा। लेकिन निष्पक्ष कौन है ये हमें तय करना। बीबीसी भी निष्पक्ष नहीं, मैं आपको बता दूं, बीबीसी भी फंडेड है। तो जब भी वो भारत को लेकर के आप उसके बयान सुनेंगे ना, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो अपनी गवर्नमेंट का पक्ष पहले बचा के रखेगा। वार होंगे तब भी, और देखिए उनके प्रो पाकिस्तान होने का सबूत मिलेगा आपको। तो कई बार क्या होता है कि कोई चैनलों में आपको विश्वसनीयता का फिर संकट है, इसीलिए फिर जनता तय करने लगती कि किस चैनल को देखना, किसको नहीं देखना। मैंने कहा ना कि ये जो खुलकर हुआ है कि लोग बिल्कुल खुलकर मैदान में कि खम ठोक के कि मैं इस विचारधारा के साथ हूँ। अब तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपने चैनल खोल लिए केरला में, और मार्क्सवादी चैनल भी खुल गए हैं। तो जिसके पास, अब इसका मतलब सारा ये है कि जिसके पास धन होगा उसकी आवाज़ होगी। आम आदमी की आवाज़ तब कोई रहा नहीं ना।
राजशेखर जी, युवा जो है वो देश के विकास की भूमिका में एक अहम हिस्सा निभाते हैं। साथ साथ ही हम अगर पत्रकारिता की भी बात करें तो कई हज़ारों सैकड़ों की तादाद में नए युवा हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले वक्त में जुड़ेंगे। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, मैसेज वगैरह तो राष्ट्र के नाम संदेश नेता देने का काम करते हैं। मेरा काम तो ये है कि मैं बापू की तरह अक्सर मजाक में कहता हूँ कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मैं संघर्षों से चला। उज्जैन में जब एक छोटे से कस्बे से निकला हूँ तो मैं कुल 14-1 बरस का होऊंगा जब पिताजी का देहावसान हो गया। तो मैं ऐसी कोई कमी नहीं थी, बड़े राजघराने से थे, 114 राजाओं के राजज्योतिषी थे पिता, बहुत बड़े विद्वान थे, भारत के आरंभिक पद्म विभूषण थे पंडित सूर्यनारायण व्यास, विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे, विक्रम कीर्ति मंदिर बने, विक्रम पत्र के संपादक रहे। लेकिन मैं अखबार बिछा के सोया, अखबार बिछा के सोने से लेकर अखबार में लिखने तक की मेरी भी एक लंबी यातना कथा है, लंबी यात्रा है। लेकिन मैं अब आज की पीढ़ी को देखता हूँ, सबसे बड़ा जो मुझे पीड़ा है कि अध्ययन का बहुत अभाव, सब गूगल पर डिपेंड है और वो ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। बेहद अध्ययनशील होना होगा। जैसे भगत सिंह 23 साल की उम्र में वो नौजवान शहीद हो गया, लेकिन आपको कल्पना नहीं होगी कि वो असंख्य अखबारों के पत्रकार थे। कीर्ति, अकाली, प्रताप, बहुत सारे अखबारों में उन्होंने पत्रकारिता की है। उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, उनकी पंजाबी बहुत अच्छी थी। कुल 23 साल का नौजवान, उसके कितने मैं 3 खंडों में लिया है उनकी किताब, मैं भगत सिंह बोल रहा हूँ। आप पढ़े उनके पत्रों दस्तावेज, तो विश्व साहित्य पर उनका जो अध्ययन है। आप जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ जाइए। जवाहरलाल जी ने जब लिखी तब वो जेल में थे। तो आप जिनका भी इनका अध्ययन देखिए, जवाहरलाल भी पत्रकार थे, नेशनल हेराल्ड में जर्नलिज्म किया उन्होंने, गांधी जी ने किया, यंग इंडिया से लेकर नवजीवन तक। तिलक करते थे मराठा और केसरी, लोकमान्य तिलक ने 2 अखबार निकाले, मराठा और केसरी। गणेश शंकर जी का प्रताप, उसकी सारी फाइल। आज के बच्चे अखबारों से, पुरानी कटिंग से, जैसे प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर साहब बात करो तो आपको लगे चलते फिरते विश्वकोश हैं, इतना पढ़ते थे। आज की पीढ़ी में आप देखिए, वैदिक जी वगैरह खूब पढ़ाकू लोग हैं। वैदिक जी का अपना पक्ष है, वो इधर बोले या उधर बोले, आप उनसे सहमत या असहमत हो सकते, पर उनके अध्ययन पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत अध्ययन किया है। रणवीर सक्सेना थे, बाल्की बैरागी थे, जितने पुराने, अभी बात की पीढ़ी के भी कुछ पत्रकार अब भी हैं। आलोक मेहता खूब पढ़ने लिखने वाले हैं, खूब पढ़ते हैं। इन लोगों ने पढ़ा गुना। आलोक मेहता ने काम किया अज्ञे जी के साथ, रघुवीर साय के साथ, मनोहर श्याम जोशी के साथ। मनोहर श्याम जोशी बड़े भारी पत्रकार थे, कथाकार भी थे। धर्मवीर भारती तो कितने बड़े कथाकार थे, धर्मयुग के संपादक भी थे, गुनाहों का देवता भी लिखा, सूरज का 7वां घोड़ा भी लिखा, अंधा युग भी लिखा, इतने ठंडा लोहा कविताएं भी लिखी, मुनादी जैसी कविता भी लिख दी। मुल्क में इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी खिलाफ भी खड़े हो गए। राजेंद्र माथुर को इमरजेंसी में हाथ रोके गए कि ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, प्रेस सिर पे, तो उन्होंने उसको ब्लैंक पेज छोड़ दिया। ब्लैंक पेज गया, वो भी इतिहास में एक बहुत बड़ा संपादक है कि जिसमें कुछ भी नहीं लिखा गया, कोरा पन्ना। कभी उन्होंने काला पन्ना करके निकाल दिया। तो ये लोग बहुत अध्ययनशील थे। आज की पीढ़ी अध्ययन के अभाव में है। इनके पास आप देखेंगे विचारधारा के नाम पर क्या है, जो इस प्रवक्ता ने कहा उसी का वाक्य दोहरा के पूछेंगे, अब आप क्या कहेंगे, आपने कुछ कह दिया तो अब आप क्या कहेंगे। और ये बच्चे जो बात करते हैं राजनीति पे, अर्थशास्त्र पे, धर्मशास्त्र पे, युद्ध शास्त्र पे, आप देखिए कि रक्षा विषय पर भी विशेषज्ञ हो जाते हैं यही शाम को, ये अर्थ विषय के भी विशेषज्ञ हो जाते हैं बगैर अध्ययन के। इस मामले में आप रवीश को देखिए, रवीश पढ़ता बहुत है और उसकी एक पूरी टीम है। मुझे लगता है प्रियदर्शन मेरे मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत काम करते हैं, खूब अध्ययन करके, रिसर्च करके वो पूरे डिटेल डाटा के साथ आते हैं जो वो प्राइम टाइम पेश करता है। आप उसके आंकड़ों देखिए, आप उसके आलोचक हो सकते हैं, लेकिन उसकी स्टडी देखिए कि वो आंकड़ों के साथ आता है, खूब सारा अध्ययन के साथ पेश करता है। एनडीटीवी में बहुत से जर्नलिस्ट बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं। मैं उमाशंकर सिंह को देखता हूँ, निधि कुलपति को देखता हूँ, ये वर्तिका नंदा वहीं थी पहले, हमारी दूरदर्शन की एंकर रही बरसों। तो ये लोग पढ़ते लिखते हैं नई पीढ़ी में भी। मेरे को नई पीढ़ी के पढ़ने लिखने की बहुत आवश्यकता क्यों लगती है कि बगैर आप बैकग्राउंड को जाने, किसी भी विषय पर जब भरर भरर बोलना शुरू कर देते हैं तो आप उस विषय की गंभीरता को नहीं समझते। अब जैसे कश्मीर में जो कुछ घटा, इसके पीछे बहुत बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अचानक नहीं घट गया कि आज 4 दिन में ये घटना हो गई और ऐसा हो गया। ये नासूर तो हमारी आज़ादी के पहले से चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारे पिता ने विक्रम में 1942 में लिख दिया था कश्मीर का भविष्य, और जवाहरलाल जी को दे दिया था।
राजा हरि सिंह को दे दिया था और उनके जीते जी उन्हें एस्ट्रोलॉजिकली भी बता दिया था कि करण सिंह को ये सदर रियासत बनाना होगा। अब आज कश्मीर पे सबसे ज्यादा बात हो रही, करण सिंह जीवित है, मैंने किसी चैनल पर उनको नहीं देखा। आज आप भी मुझसे पूछ रहे थे रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी के बारे में, इनसे बात करनी, उनसे। कश्मीर के युवराज का पक्ष भी तो सुनिए, वो राजा रहे वहाँ के, वो दिल्ली में बैठे हैं, जीवित हैं, उनका पक्ष भी सुनिए, वो क्या कहते हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या कहता है, इनके बाप जिम्मेदार थे शेख अब्दुल्ला साहब, उनसे भी बात करिए। ये सब लोग तो कश्मीर के असली जो नासूर पैदा हुआ उसके जिम्मेदार लोग हैं, उनमें करण सिंह जीवित है। हमको राजा हरि सिंह वाला पक्ष इनसे सुनना चाहिए। पत्रकार अपनी मर्जी से ही कुछ पुलिंदा निकाल लाते हैं कि साहब उनने ये करा था और ये पेपर पे दस्तावेज पे साइन करे थे, लिखा पढ़ी किताबों में भी सब बातें, सब रिसर्च नहीं है। आप गूगल पर डिपेंड हो गए, तो गूगल बाबा पर भी कौन है, आपके और मेरे जैसे कुछ नौजवानों ने कुछ फिट कर दिया, उसी को सत्य मान लिया। राजशेखर जी, एक जो है हम बदलते वक्त की पत्रकारिता के मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बदल रही है, पत्रकारिता बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, लेकिन बावजूद इसके देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी तमाम टीवी चैनल्स छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो पर ही मन की बात करने आते हैं। इसके पीछे की वजह आपसे हम जानना चाहेंगे। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। ये यहीं से आपको हमारा फर्क समझ में आएगा। देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश की जनता से कौन जुड़ता है, आम आदमी से कौन कनेक्ट होता है। देखिए आपकी लाइट चली जाएगी तो आपका टीवी का बक्सा बुद्धू बक्सा हो जाएगा, थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा। यूपी में और कई गाँव, मध्य प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, हमारे जितने बीमारू प्रदेश है, आज भी लाइट चली जाती है। अब तो ये थोड़ा सुधार हुआ है, नहीं तो एक समय ऐसा था कि एक 2 घंटे लाइट जाना तय थी तो लोग रामायण या महाभारत ही नहीं देख पाते थे, बुनियादी हम लोग ही चले जाता था, मिस हो जाता। टेलीविज़न के साथ ये संभावना है लाइट जाने की। लाइट गई नहीं, गांव में अभी तक पूरी तरह लाइट पहुंची है तो ठीक से आती नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। सब आपका एंटीना ठीक नहीं है या डिश एंटीना से ठीक नहीं है, प्रसारण ठीक नहीं हो रहा, कई बार ये प्रसारण भी एक दूसरे का बिगाड़ते हैं, वो भी सब बातें। ऑल इंडिया रेडियो के साथ सबसे बड़ी खूबी क्या है कि हम वो जो किसान खेतों में अनाज बो रहा है, वो गाय के या बैल के सींग पर भी टांग के ट्रांजिस्टर सुन सकता है। पढ़ाई करता हुआ नौजवान भी आकाशवाणी सुन सकता है। प्रधानमंत्री इसकी ताकत को पहचानते हैं। उन्होंने आपातकाल में इसको कहीं छुपते, कहीं छुपाते, कहीं भी रहते हुए सुना होगा, खूब सुना, ऐसा वो कहते भी हैं। तो आकाशवाणी उन्हें मालूम है कि आम जनता का हथियार है। एक गरीब से गरीब आदमी 70 रुपये का ट्रांजिस्टर खरीद सकता है। वहाँ से पहुँचना, देखिए मैं भी कई बार ऐसा सोचता था कि वो चाहते दूरदर्शन को पकड़ते पहले। मैं तो दूरदर्शन का ही आदमी हूँ ना, मैंने अपनी ज़िंदगी के 37-35 साल तो डीडी को ही दिए। वो कई चैनलें बनाई है, कई चैनलें चलाई है। प्रधानमंत्री दूरदर्शन पे आते और हमको खाली ऑडियो ले लेते। हम कितना आसान था हमारे लिए, आवाज़ ही तो लेनी थी, वो वाणी। लेकिन प्रधानमंत्री ने रेडियो चुना है। अब देखिए ये बड़ा भारी प्रयोग है। रेडियो से वॉइस जा रही दूरदर्शन में, फिर वो विजुअल चुनते हैं, फिर वो बनाते हैं। उनके लिए परिश्रम। 21 चैनल हमारे आकाशवाणी दूरदर्शन के भी हैं। दूरदर्शन की 21 चैनलों पे 21 भाषाओं में अनुदित होता है, और फिर आपकी सारी प्राइवेट चैनल भी उसे लेती है। तो रेडियो का महत्व तो बढ़ा। प्रधानमंत्री हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो गए। आकाशवाणी को लोग समझ रहे थे कि मर रही है, आकाशवाणी पुनर्जीवित हो गई और इस समय दूरदर्शन से ज़्यादा लोकप्रिय है, हमारे लिसनर्स ज़्यादा है। मैंने दूरदर्शन में 35-37 साल दिए और आज मैं आपसे कह सकता हूँ कि देखिए, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ एक पल के लिए, तो भोपाल में हमारा दूरदर्शन का एक केंद्र है अमित, और इंदौर में एक छोटा सा स्टेशन है, जीवित है, एक तरह से मृतप्राय है, रायपुर है। लेकिन आकाशवाणी के तो मध्य प्रदेश में 50 केंद्र होंगे, गुना में भी, शिवपुरी में भी, रायपुर में भी, छिंदवाड़ा में भी, इंदौर में भी, खंडवा में भी, और सब लोकप्रिय हैं। मैं अभी खंडवा गया, किशोर कुमार की नगरी, माखनलाल चतुर्वेदी की नगरी, तो आप आश्चर्य करेंगे कि इंदौर से खंडवा का 4 घंटे का रास्ता है। मुझे रास्ते रास्ते आकाशवाणी श्रोता संघ वालों ने स्वागत किया, खूब चाय पोहे करवाए। मैं दंग रह गया कि लोग आकाशवाणी को आज भी सुनने वाले सड़क पर मौजूद हैं, हजारों की संख्या में लोग रोक कर, गाड़ी रोक कर स्वागत कर रहे हैं। तो आकाशवाणी लोकप्रिय है, जन जन तक पहुँचती है, जनता का प्रसारण का माध्यम है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उसे चुना। राजशेखर जी, टीआरपी का खेल जो है हम खूब देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो टीआरपी को लेकर सभी चैनल काफ़ी चिंतित रहते हैं। सब जो हैं भागदौड़ की रेस में आगे बढ़ना चाहते हैं।
हम आपसे ये जानना चाहेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात जब से ऑल इंडिया रेडियो पर आई उसके सब्सक्राइबर पर क्या फ़र्क पड़ा और रेवेन्यू पर क्या फ़र्क पड़ा? की वृद्धि हुई, काफ़ी हुई है, इसमें निसंदेह, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन लिसनर्स खूब बढ़े हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। हम रेडियो की बिक्री से भी पता लगाएं, अगर आप बाज़ार में आंकड़े किसी भी रेडियो बेचने वाली दुकान से पूछें, आज से 5 साल 7 साल पहले मैं कभी कभी शौकिया आकाशवाणी सुनता था, तो घर में मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर और रेडियो मिला हुआ था। तो वो जब ख़राब हुआ तो मैं रेडियो लेने कनॉट प्लेस चले गया, और 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि मुझे रेडियो कहीं नहीं मिल रहा था, इतनी शॉप्स में। अल्टीमेटली मुझे पालिका बाज़ार के अंडरग्राउंड मार्केट में जाके कोई इंटरनेशनल रेडियो सेट खरीदना पड़ा जिसमें वर्ल्ड के सारे स्टेशन लगते थे, पर बहुत साफ नहीं था। अब फिर से फिलिप्स ने बनाने शुरू कर दिए हैं, अब फिर से पुरानी कंपनियां मैदान में उतरी है और सारे गामा ने बनाने शुरू कर दिया। अब रेडियो के सेट बन रहे हैं, तो सेट बिक्री हुई, इसका मतलब रेडियो के लिसनर बढ़े हैं। दूसरा, गांव-गांव से जो हमारे पास प्रतिक्रिया आती है, आकाशवाणी के मन की बात के प्रसारण के समय हमारी लिसनरशिप हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर तो आज भी हम हैं। देखिए, दूरदर्शन के 25 स्टेशन हैं, हमारे 470 केंद्र हैं, साइमल्टेनियस प्रसारित करते हैं, सारी 22 भाषाओं में प्रसारण होता है जो हमारी संविधान सम्मत है, और तो और हम डायलेक्ट में भी प्रसारण करते हैं, और कुछ हमारा एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न है वो विदेशी भाषाओं में भी प्रसारण करता है, जहाँ से हम चीन में भी भेजते हैं, रशिया में भी भेजते हैं, तो अन्य भारतीय भाषाओं के अलावा विदेशी भाषाओं में भी प्रसारण हो रहा है। और दिलचस्प है कि वो साइमल्टेनियसली भी होता है। वो दूरदर्शन के 21 चैनल तो लेते ही हैं, तो ये सब आकाशवाणी की वजह से हो रहा है। आकाशवाणी के श्रोता निसंदेह खूब ज़्यादा बढ़े हैं। इस समय हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा है, 400 करोड़ के लगभग हमारा रेवेन्यू का लाभ हुआ है। क्योंकि हम बदलाव की बात कर रहे हैं यहाँ पर राजशेखर जी, तो एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ आप बदलाव चाहते हैं ऑल इंडिया रेडियो में, मीडिया जगत में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किस तरह के बदलाव, किस तरह के सुझाव आप चाहते हैं जो अब होने चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो बहुत सारे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट आप लोगों के यहाँ आ गए, उनका अभाव है हमारे यहाँ अभी भी। वो आ भी जाएँ तो अब हमारे यहाँ संस्थान के साथ क्या हो गया कि पिछले 30 सालों में नई नियुक्तियाँ नहीं हो पाई। ये एक दुर्घटना घटी इस संस्थान के साथ। जिस संस्थान को जवान खून नहीं मिले तो वो संस्थान की धमनियाँ रुकने लगती है। यहाँ लास्ट सिलेक्शन जैसे मेरे जैसा नौजवान 91 में आया था सीनियर अफसर होकर, पर उससे पहले मैं 82 91 काम करता था दूरदर्शन के लिए एज ए फ्रीलांस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर। अभी क्या है कि यूपीएससी से चयन बंद हो गया था, तो बहुत सारी नई नियुक्तियां 30 साल से हुई नहीं। फिर जो थे वो वहाँ प्रमोशन का अभाव हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ तो फोर्स डिमोरलाइज हो गई। अब मैं जब ज्वाइन किया था तो हमारी स्ट्रेंथ पूरे कंट्री में 59,000 के आसपास थी, उनमें इंजीनियर भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी था और प्रोग्राम भी था, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क माना जाता था। आज भी है, अब 13,000 है, पर उनमें अधिकतर बहुतायत की संख्या हमारे इंजीनियर भाइयों की है, फिर प्रशासन की। प्रोग्रामर पूरी कंट्री में मुश्किल से 800,000 भी नहीं होंगे, और हार्डकोर प्रोग्रामर जो टेलीविज़न या रेडियो जानते हैं वो 400-500 होंगे मुश्किल से, जो देश चला रहे हैं। अब स्थिति इस हद तक आ गई अमित विडंबना की कि हमारा एक स्टेशन पे एक आदमी एक स्टेशन चला रहा है, वही सब कुछ है। डिप्टी डायरेक्टर, एडमिन भी है, वो प्रशासन भी, डीडीओ का काम भी देख रहा है, ट्रांसमिशन भी देख रहा है, मार्केटिंग भी देख रहा है, और प्रसारण कर्मी भी, अनाउंसमेंट भी देख रहा है। तो अब एक क्योंकि इन्होंने प्रोग्रामर की लिस्ट में क्या हुआ, हमारे कैमरामैन, लाइटमैन, स्पॉट बॉय सबको प्रोग्रामर मान लिया, मेकअप मैन भी प्रोग्रामर तो है ही, इज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो अब किसी तरह इंजीनियर्स हैं, उनसे काम चल रहा है, क्योंकि इंजीनियर भी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है। तो प्रोग्रामर्स बहुत लिमिटेड रह गए जो हार्डकोर टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम बनाते थे। फिर नई ट्रेनिंग का अभाव है। पूरे वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी तेज़ी से आ रही है, जैसे एनडीटीवी यहाँ K4 टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, उसमें मोबाइल पर वो बच्चे अपना खुद ही उमाशंकर पकड़ के खुद ही शॉट ले लेता, खुद ही अपना शूट कर लेता, कैमरामैन की ज़रूरत ही नहीं रही। हालांकि कल किसी ने उसको टिप्पणी की कि आप कैमरामैनों की नौकरी खा गए, उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कैमरामैन भी रिपोर्टर का काम पकड़ ले। ये क्या हो गया कि वन मैन आर्मी हो गए, वो एडिटर भी हैं, वीडियो एडिट भी कर लेते हैं बच्चे, स्क्रिप्ट भी खुद लिख लेते हैं। हमारे यहाँ इन कामों के लिए 5 आदमी रखे जाते थे पहले, साउंड रिकॉर्डिस्ट एक अलग आदमी है, और वीडियो कैमरा एडिटर अलग है, और कैमरामैन अलग है, और स्क्रिप्ट राइटर अलग है, और वॉइस ओवर के लिए एक चौथा आदमी है।
अब ये बहुत बदलती टेक्नोलॉजी में एक आदमी में ही वर्सटाइल जीनियस होना चाहिए कि वो सब काम करे। मैं जब आया था तो मैं सब काम अकेला करता था। मैं राइटर भी हूँ, स्क्रिप्ट राइटर भी, प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, कैमरा लाइट सब था। तो लोग कहते थे आप उन बाकी लोगों का काम खा रहे हैं, आप लोगों को काम नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब वर्सटाइल होना पड़ेगा। तो नई पीढ़ी बहुत वर्सटाइल होके आई है, मल्टी फैसेट। सिंगल काम से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजशेखर जी न्यूज़ 10 इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये थे ऑल इंडिया रेडियो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राजशेखर व्यास। और अधिक खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 10 इंडिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।